हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास अर्थशास्त्र अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग इसका वीडियो लेकर आए हैं। आप में से जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे हमारे जो भी वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुंच सकें। इसमें पहला प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा सभी संसाधनों में, जैसे भूमि, पूंजी और लोग से किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उस देश की जनसंख्या है, क्योंकि लोग यानी जनसंख्या ही बाकी संसाधनों का उपयोग करके उनसे लाभ कमा सकती है। मानव संसाधन के बिना बाकी संसाधन भी कुछ काम के नहीं हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों में कैसे भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव संसाधन। किसी भी देश की प्रगति के लिए इन दोनों प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, जल, कृषि आदि के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। ये संसाधन बेकार हैं जब तक मानव अपनी प्रगति के लिए इनका उपयोग नहीं करता। मानव संसाधन का अंग है लोग, और प्राकृतिक और मानव संसाधन में मानव संसाधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव संसाधन तो अन्य संसाधनों का जैसे भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि, वन, जल आदि प्राकृतिक संसाधन अपने आप उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते, यानी मनुष्य के बिना इन संसाधनों का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न तीसरा है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? इसका उत्तर होगा कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, शिक्षा व्यक्ति को ऐसे योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। दूसरा, शिक्षा व्यक्ति को ऐसी योग्य बनाती है कि वह किसी कौशल में निपुण बन सके, उसका अच्छा वेतन प्राप्त कर सके, यानी किसी भी क्षेत्र में वो एक दक्ष कुशल कामगार बन सकता है, कर्मचारी बन सकता है। तीसरा, शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छे गुण अपनाने के योग्य बनाती है। चौथा प्रश्न है, मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? या किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? इसी को दो प्रकार से पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल जीवित रहना ही नहीं है, वरन एक व्यक्ति की सर्वांगीण भलाई से है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय किया गया धन केवल विशेष व्यक्ति का ही कल्याण नहीं करता, वरन इस द्वारा मानव संसाधन के क्षेत्र में भी सुधार आता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रश्न छठवां है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। इस क्षेत्रक में ऐसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के प्रयोग से संबंधित होती हैं, जैसे कृषि और पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्रक, इस क्षेत्रक में वे क्रियाएं आ जाती हैं
जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलती हैं, जैसे कपड़ा तैयार करना आदि। तृतीय क्षेत्रक, इस क्षेत्रक में सभी प्रकार की सेवाओं से संबंधित क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे व्यापार, संचार आदि। प्रश्न 7वां है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? उत्तर, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे लोगों की आय होती है, जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना आदि आदि। जो भी काम है, विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं और उसके द्वारा आय प्राप्त करते हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे निःशुल्क पढ़ाना, बिना किसी फीस के किसी को पढ़ाना, ये गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। प्रश्न 8वां है, महिलाएं क्यों कम वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? प्रश्न में नियोजित होना यानी काम में लगाना या काम में लगी रहना। इसके उत्तर में लिखेंगे अपन, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम पढ़ी लिखी होती हैं, इसलिए उनके मुकाबले में उन्हें कम वेतन मिलता है, यानी उनमें योग्यता कम होती है महिलाओं में, इसलिए उनको वेतन कम दिया जाता। दूसरा है, शिक्षा के बाद कौशल किसी भी व्यक्ति की आय को सुनिश्चित करने का एक अन्य मुख्य कारण है। साधारणतः यह देखा गया है कि महिलाएं प्रायः उच्च कौशल प्राप्त नहीं होती, इसलिए उन्हें कम वेतन मिलता है। जैसे कि आजकल कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर सीखना महिलाएं उतना पसंद नहीं करती, तो उनका वेतन अंतर इसी कारण से होता है। तीसरा है, महिलाएं प्रायः अपने घर के कार्यों से अधिक जुड़ी होती हैं, इसलिए वे किसी भी नौकरी पर इतना नियमित रूप से काम नहीं कर सकती, इसलिए भी उन्हें कम वेतन दिया जाता है। 9वां प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? इसी को और भी ढंग से पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी का अर्थ समझाइए। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। उसका उत्तर यही रहेगा कि यदि किसी विशेष वर्ग के लोग काम करने के योग्य तो हैं और काम भी करना चाहते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न 10वां है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में किसान उत्पादन के लिए पुराने तरीके का ही उपयोग करते हैं, इसलिए जिस खेती में 2 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ 3 या ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं खेती आधुनिक तरीके से की जाती है, तो उसमें कम लोगों की ज़्यादा फ़ायदा कमाया जा सकता है, कम लोग लगेंगे और फ़ायदा ज़्यादा होगा। इस प्रकार उत्पन्न हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अब मौसमी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी का वो प्रकार है जो मौसम पर आधारित है। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिस पर मौसम का प्रभाव होता है। कुछ मौसम में लोगों को काम मिलता है, लेकिन कुछ साल के कुछ समय काम नहीं मिलता। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गन्ना का जूस बेचने वाले केवल गर्मी में ही रोज़गार पा लेते हैं, बाकी समय वो बेरोज़गार रहते हैं। तो ऐसी जो बेरोज़गारी है वो मौसमी बेरोज़गारी कहलाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोज़गारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है? उत्तर हो जाएगा, शिक्षित बेरोज़गारी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जो तेज़ी से बढ़ रही है। आज डिग्रीधारी भी रोज़गार पाने में असमर्थ हैं। युवा लोग पढ़ लिख कर भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण है जैसे शिक्षा पद्धति में दोष,
अव्यवस्थित तकनीकी विकास, जनसंख्या का तीव्रता से बढ़ना। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो जनसंख्या का तीव्रता से बढ़ना। इसके कारण ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से रोजगार के अवसर नहीं निर्माण हो पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, हमारे स्कूलों में कई व्यावसायिक विषयों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे पढ़े लिखे युवकों को नौकरी पाने या फिर अपना काम शुरू करने में सुविधा हो सकती है। ऐसे कुछ व्यावसायिक विषय टाइपराइटिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग आदि हो सकते हैं। दूसरा है, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं ताकि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को वहाँ किसी प्रकार के व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग दी जा सके। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। ऐसे कुछ व्यवसाय वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि के हो सकते हैं। तीसरा उपाय है, ऊंची शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के उच्च व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्र खोले जा सकते हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी हैं उनके लिए। और अनेकों इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स आदि तैयार किए जा सकते हैं। प्रश्न अगला है, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? उत्तर हो जाएगा, हमारे बहुत से गांव में लोग अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, कपड़े स्वयं सिलते भी हैं और घर की लीपा पोती भी स्वयं करते हैं। यदि उन्हें बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाना होता है तो वे यह काम स्वयं व गांव वाले किसी आम पढ़े लिखे सदस्य की सहायता से पूरा कर लेते हैं। परंतु यदि वे थोड़ा सा प्रयत्न करें तो उसी गांव में जहां पहले रोजगार के अवसर नहीं थे वहां रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। दूसरा है, यदि वे अपने गांव में कोई भी स्कूल खोलें तो गांव के अनेक पढ़े लिखे लोगों को अपने ही गांव में अध्यापक के पद पर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार गांव की कोई लड़की या लड़का दर्जी के कार्य का शहर से प्रशिक्षण लेकर अपने गांव में ही दर्जी की दुकान खोल लेता है, तो उस गांव के जो दर्जी का काम करने वालों को है रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे और गांव के लोगों को सिलाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? ये पूंजी दी हुई है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। और क्यों मानना चाहते हैं? तो इसका उत्तर प्रश्न दूसरे में जो हमने पहले बताया आपको वही उत्तर लगभग है। सबसे अच्छी पूंजी मानी जाती है मानव पूंजी, क्योंकि मानव पूंजी के बगैर सारे संसाधन बेकार हैं। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये अध्याय 2 का पूरा वीडियो हुआ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।